रामी बड़ी खुश हुई, जल्दी से उठकर बोली, मैं तुम्हारे लिए तकिया लाती हूँ। दोपहर का खाना भी हमने वहीं खाया। करीब ही मंदिर के अहाते में एक छोटा सा गुसल खाना था, जहाँ हम नहा धोकर ताज़ा दम भी हो लिए। दोपहर के खाने के बाद हम सो गए। तीसरे पहर आँख खुली, मैं कोठरी से निकलकर बाहर निकल आया तो सूरज मगरिब से नारियल के दरख्तों के पीछे झुकता चला जा रहा था। मुझे देखकर पुजारी जल्दी से मेरे पास आ गया। मैंने जेब से 10 रुपए के मजीद 2 नोट निकाल कर इसे दिए और कहा, शाम को हमारे लिए कुछ तरकारी पका लेना। वो रुपए नहीं ले रहा था, लेकिन मेरा मकसद ही इसे रुपए देना था। तरकारी से मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती थी। मैंने थोड़ा सा इसरार किया तो इसने रुपया रख लिया और बोला, मैं रामी को अभी बाजार भेजता हूँ तरकारी लाने। रामी बैगन का भरता बड़ा अच्छा बनाती है, आपको पसंद है ना? क्यों नहीं, मैंने खुश होकर कहा। पुजारी रामी को आवाज़ देता कोठरी की तरफ चला गया। थोड़ी देर में रामी हमारे लिए गिलासों में चाय लेकर आई। शर्माते हुए बोली, मैंने ये चाय खुद बनाई है आपा। चाय मज़ेदार थी। सैलून की चाय वैसे ही बड़ी अच्छी होती है। इस वक्त हमें चाय की बहुत ज़रूरत भी थी। अभी तक हम दोनों बहुत मुतमईन थे। दिन गुजारने के लिए हमें ऐसी ही किसी महफूज और गुमनाम जगह की ज़रूरत थी। पूरा दिन बगैर किसी हादसे के गुजर गया था, लेकिन अभी हमें तकरीबन आधी से ज़्यादा रात गुजारनी थी। हमें वही गाड़ी पकड़नी थी जो रात के 1 बजे के करीब स्टेशन पर पहुंचती थी। पुजारी ने हमारी कोठरी में लालटेन जलाकर रख दी थी। रात के वक्त जब वो खाना लेकर हमारे पास आए तो मैंने एहतियातन इसे ये नहीं बताया कि हम रात के 1 बजे वाली गाड़ी पकड़ेंगे। हम खामोशी से इसे बताए बगैर आधी रात के वक्त वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। पुजारी से यही कहा कि चूँकि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम रात मंदिर में ही गुजारेंगे और दूसरे दिन दोपहर वाली गाड़ी पकड़ेंगे। खाना खाने के बाद हम बैठकर बातें करते रहे। हमने लालटेन बुझा दी और थोड़ी देर बाद उठकर दरवाज़ा जरा खोलकर बाहर देख लेते थे। घड़ी वहाँ पुजारी के यहाँ भी नहीं थी, वरना हम इससे घड़ी लेकर अपने पास रख लेते। बस अंदाजे के वक्त का हिसाब रख रहे थे। एक बार मैंने बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखा। रात सितारों का झुरमट आसमान के वश में आ गया था। इसका मतलब था कि रात आधी होने वाली है। मैंने पुशाली से कहा कि अब हमें निकल जाना चाहिए। वो पहले ही तैयार थी। हम कोठरी से निकलकर इसके हकम में आ गए। सिर्फ मंदिर की ड्योडी में एक कमज़ोर सा बल्ब जल रहा था। हर तरफ खामोशी और अंधेरे का राज था। स्टेशन को जाने वाला रास्ता हमें मालूम था। हम संगलाख मैदान को अबूर करके तरकारियों के खेत में आ गए। यहाँ सबज खेतों की वजह से अंधेरा बहुत गहरा था, लेकिन सामने कुछ फासले पर रेलवे स्टेशन के सिग्नल की बत्ती हमें साफ दिखाई दे रही थी। यही हमारी मंजिल थी। रेलवे स्टेशन पर जाकर हमें इल्म हुआ इस वक्त रात के 12:15 बज रहे और ट्रेन के आने में 15-20 मिनट ही बाकी थे। टिकट हमारे पास ही मौजूद था। हम इसी कोने वाले बेंच पर जाकर बैठ गए। हमारी नज़रें अंधेरे में गुम होती रेलवे लाइन पर लगी थी। आखिर दूर से इंजन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी और हमारी जान में जान आई। फिर इंजन की झिलमिलाती रोशनी भी नजर आने लगी। हम बेंच से उठे और प्लेटफॉर्म के जंगले के साथ उगे हुए इमली के दरख्तों की ओर में गए ताकि इंजन की रोशनी हम पर न पड़े। ट्रेन शोर मचाती प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई तो ज़मीन हिलने लगी। इंजन के गुजरते ही हम दरख्तों की ओर से निकलकर आगे चलने लगे। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिर ना होने के बराबर थे। 2-3 मुसाफिर उतरे और 2 एक सवार हो गए। यहाँ ट्रेन 1.5-2 मिनट ही रुकी। मुसीबत ये हुई कि जाफना एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास के तीनों डब्बों के दरवाजे बंद थे। वैशाली ने मेरा बाजू खींचते हुए कहा, सामने जो डब्बा आए इसमें बैठ जाते हैं। और हमने ऐसा ही किया। 3rd क्लास के एक डब्बे में घुस गए। अक्सर मुसाफिर सो रहे थे। डब्बे की सिर्फ एक मदम सी रोशनी जल रही थी। कोई सीट खाली नहीं थी। हम दूसरी तरफ जाने वाले बंद दरवाजे के करीब सामान के दरमियान बैठ गए। गार्ड की सीटी की आवाज़ आई और ट्रेन खिसकने लगी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि यह मरहला बखैर और खूबी तय हो गया था। रास्ते में छोटे छोटे स्टेशन भी आए। कोई इतना बड़ा जंक्शन ना आया कि ट्रेन वहाँ देर तक रुकी और हम 3rd क्लास के डब्बे से उतरकर फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में चले जाते। एक मुसाफिर से हमने ये मालूम कर लिया था कि ट्रेन थोड़ी लेट है और कोलंबो 4 बजे पहुँचेगी। हम 3rd क्लास के डब्बे में ही बैठे रहे। किसी न किसी तरह वक्त गुजर गया। आसमान पर सुबह काजिब की नीली रोशनी फूटने लगी और कोलंबो शहर के मज़ाफ़ात शुरू हो गए। इसके साथ ही हमारी बेचैनी में इजाफा हो गया, क्योंकि ट्रेन हर छोटे लोकल स्टेशन को छोड़ती जा रही थी। हमारा ख्याल था कि हमें कोलंबो के फोर्ट या मरवाना स्टेशन पर ही उतरना पड़ेगा। ये बात हमारे लिए तशवीशनाक थी, क्योंकि बड़े स्टेशन पर सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमियों की मौजूदगी यकीनी थी और इनकी उकाबी नज़रों से बचना मुश्किल था, ख़ास तौर पर ऐसी सूरत में जबकि वो हमारी शक्लों से वाकिफ़ थे। हम दरवाजे की खिड़की से बाहर देख रहे थे। स्टेशन की रोशनियाँ तेज़ी से पीछे गुजरी तो वैशाली ने घबरा कर कहा, यह आखिरी लोकल स्टेशन था, आगे कोलंबो का मरवाना स्टेशन है। और थोड़ी ही देर बाद ट्रेन झंझनाती धड़धड़ाती कोलंबो के दूसरे अजीमुशान स्टेशन मरवाना की ऊंची छत वाले रोशनियों के शहर में जगमगाती प्लेटफॉर्म में दाखिल हो गई। हम बंद दरवाजे के बिल्कुल साथ लगे अपने चेहरे बाजुओं में छुपाए यूं बैठे थे जैसे सो रहे हों। ट्रेन के रुकते ही हमारे डब्बे में भी मुसाफिरों में शोर समझ गए। कुली अंदर घुसाए, सामान उठाया जाने लगा। लोग एक दूसरे से धक्कम पेल करते बाहर निकलने लगे। हम भी इनमें शामिल हो गए। ये बड़ा कुशादा प्लेटफॉर्म था।
मुसाफिर थर्ड क्लास के गेट की तरफ जा रहे थे। हम भी थर्ड क्लास के गेट पर से निकलना चाहते थे। वहाँ ख़तरा ज़्यादा नहीं था। मैंने दूर ही से देख लिया था कि गेट पर सिवाय टिकट चेकर के कोई सिपाही वगैरह नहीं थे। मुश्किल ये आन पड़ी थी कि कोलंबो के फोर्ट स्टेशन से लाइट हाउस वाली खुफिया पनाहगाह ज़्यादा करीब थी, जबकि मरावाना स्टेशन से इसका फासला ज़्यादा था। यहाँ से हमें टैक्सी वगैरह लेकर ही जाना पड़ता। इस हकीकत का हम दोनों को एहसास था। गेट करीब आ रहा था। हमने अपने आप को दूसरे मुसाफिरों में छुपा रखा था। हमारे पास फर्स्ट क्लास के टिकट थे। जब हमने टिकट चेकर को टिकट दिखाए तो इसने एक नज़र उठाकर हमें देखा। मैंने मुस्कुराकर देखते हुए अंग्रेजी में कहा, हम टूरिस्ट हैं। और हम दूसरे मुसाफिरों के साथ तेज़ी से बाहर निकले और सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक चौक की तरफ चलने लगे। यहाँ ज़्यादा रोशनी नहीं थी। खुशहाली ने कहा, टैक्सी मिल जानी चाहिए यहाँ से। हम सड़क पर दाएं बाएं देखते भी जा रहे थे। एक बस सड़क पर से गुजर गई। इत्तेफाक से सामने से खाली टैक्सी आती दिखाई दी। मैंने इसे हाथ दिया। टैक्सी रुक गई। हम जल्दी से इसमें बैठ गए। मैंने ड्राइवर को लाइट हाउस चलने को कहा। टैक्सी कोलंबो की खूबसूरत कुशादा सड़कों पर दौड़ने लगी। ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। ऊंचे ऊंचे फ्लैटों में रोशनियां अभी तक जल रही थी। टैक्सी कई सड़कों पर से गुजरती हुई आखिरी इस बड़ी सड़क पर आ गई जो लाइट हाउस जाती थी। मैं और खुशहाली पिछली नशिस्तों पर बैठे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम पीछे सड़क पर देख लेते कि कोई गाड़ी हमारे ताकुब में तो नहीं आ रही। ऐसी कोई बात नहीं थी। दूर से लाइट हाउस की रोशनी नजर आने लगी। यह गोल रोशनी घूमकर हमारे ऊपर से गुजर जाती थी। लाइट हाउस की रोशनी दायरे की शक्ल में घुमा करती है। लाइट हाउस कुछ ब्लॉक दूर रह गया था। टैक्सी सड़क का मोड़ काट कर चौराहे पर आई तो मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। खुशहाली ने बेख्तियार मेरा हाथ पकड़ लिया। चौक में रुकावट खड़ी हुई थी और पुलिस के 3-4 सिपाही एक गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे। हमारी टैक्सी की हेडलाइट्स रोशन थी। इस रोशनी में 2 सिपाहियों ने टैक्सी को रुकने का इशारा किया। दोनों सिपाहियों ने कंधों से स्टेन गन्ने लटका रखी थी। हम अचानक मौत के मुंह में पहुंच गए थे। खुशहाली ने अपना सर नीचे कर लिया। टैक्सी ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। मैंने इससे तामुल में कहा, गाड़ी पीछे मोड़ दो। मगर इतनी देर में दोनों सिपाही हम तक पहुंच चुके थे। उन्होंने झुककर देखा और ड्राइवर से सिनहाली में कुछ कहा। टैक्सी ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी नीचे उतार ली। मेरी नज़रें सिपाहियों पर जमी हुई थी। मैंने इतनी देर में अंदाज़ा लगा लिया था सिपाहियों ने हमें पहचाना नहीं और मामूल के मुताबिक चेकिंग कर रहे हैं। मगर वो हमारे सर पर खड़े थे। आगे वाली गाड़ी की चेकिंग हो चुकी थी। वो गाड़ी आगे चल दी तो उन्होंने हमारी टैक्सी को आगे आने का इशारा किया। अब सोचने और कोई मंसूबा बनाने का वक्त नहीं था। ये फौरी एक्शन का वक्त था, नहीं तो मौत हमारे गले लगाने के सिर्फ 2 कदम के फासले पर खड़ी थी। ड्राइवर ने इंजन बंद नहीं किया था। इसने गाड़ी को पहले गियर में डाला ही था कि मैं बिजली की सी तेज़ी के साथ उछलकर अगली सीट पर आ गया। ड्राइवर को धकेलकर दरवाजे से बाहर फेंका और एक्सीलेटर देकर टैक्सी को दाईं तरफ घुमाया। पहियों से निकलने वाली चीखों की आवाज़ के साथ ही मुझे पुलिस की सीटियों की आवाज़ें सुनाई दी। लेकिन मैंने रुकने के बजाय टैक्सी को दाएं जाने वाली सड़क पर डालकर रफ्तार और बढ़ा दी। सुबह के वक्त सड़क तकरीबन खाली ही थी। खुशहाली भी कूद कर पैसेंजर सीट पर आ गई। बहुत जल्द हमें ताक़ुब करती गाड़ी की रोशनी नजर आ गई। खुशहाली ने कहा, पुलिस हमारे पीछे लग गई है। मेरी नज़रें सड़क पर जमी हुई थी। मैंने हेडलाइट्स बुझा दी थी। गाड़ी 70 मील पर जा रही थी और यूं लड़खड़ा रही थी जैसे अभी इसका इंजर पिंजर अलग हो जाएगा। खुशकिस्मती से गाड़ी मैंने बाएं जानिब एक ज़ैली सड़क पर मोड़ दी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि यह सड़क आगे कहाँ जाती है। खुशहाली भी इस इलाके से नावाकिफ थी। लाइट हाउस की तरफ घूमती हुई रोशनी पीछे कहीं रह गई थी। दिन का हल्का हल्का उजाला अब फैलना शुरू हो गया था। मैंने शीशे में से देखा, हमारे पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। सड़क आगे जाकर दाएं जानिब घूम गई। मैंने गाड़ी सड़क पर डाल दी। यहाँ एक जानिब ताड़ के दरख्त और दूसरी जानिब रिहायशी बंगले बने हुए थे। सड़क से संगरेजे उड़ उड़कर गोलियों की तरह गाड़ी के नीचे टकरा रहे थे। मुझे डर था कि कहीं गाड़ी का इंजन फट न जाए। ये पुरानी गाड़ी थी। इंजन से अजीब किस्म की आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। मैंने रफ्तार कम कर दी और गाड़ी बंगलों के दरमियान वाली एक छोटी सड़क पर डाल दी। खुशहाली ने चीख कर कहा, ये तुमने क्या किया? आगे सड़क बंद है। गाड़ी बंगलों के दरमियान वाली सड़क पर 25-30 मील की रफ्तार पर जा रही थी। अचानक सामने एक दीवार आ गई जिस पर जंगली बेल चढ़ी हुई थी। मैंने फ़ौरन ब्रेक लगा दिए। गाड़ी दीवार से टकराते टकराते बची और एक धचके से रुक गई। हम तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। पीछे देखा तो पुलिस की एक जीप हमारी तरफ बढ़ रही थी। हमें और तो कुछ न सूझा। सामने एक कोठी का गेट खुला था। हम इसमें घुस गए। हमें पुलिस की जीप के एकदम रुकने और सिपाहियों की आवाज़ें सुनाई दी। मेरा ख्याल था कि हम इस कोठी के अकबी सहन की दीवार फांद कर दूसरी कोठी में कूद जाएंगे और फिर वहाँ से किसी दूसरी सड़क पर निकल जाएंगे। मगर बदकिस्मती देखिए कि कोठी में जिस तरफ हम दौड़े वहाँ आगे गैराज आ गया जिसका दरवाज़ा बंद था। पुलिस की आवाज़ें हमारे करीब आ रही थीं। हमने एक छोटा सा अकबी दरवाज़ा देखा जो कोठी के अंदर जाता था। वो खुला था। मैं और खुशहाली लपक कर अंदर घुस गए और दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। सामने एक तंग राहदरी थी जिसके फर्श पर कालीन बिछा था। एक तरफ से किसी मर्द की भारी भरकम आवाज़ आई, कौन है? इसने उर्दू में पूछा था। मैंने खुशहाली से सरगोशी में कहा, अब जो होगा देखा जाएगा।
मेरे साथ था और मैं इसे लेकर राहदारी में आगे बढ़ा। सामने कमरे के दरवाजे पर पर्दा लटक रहा था। मैंने जल्दी से पर्दा हटाया। सामने एक सुर्ख सफ़ेद रंग वाला पक्की उम्र का भारी भरकम बुजुर्ग, सर पर रुमाल डाले, धोती और बुनियान में मलबूस, जाए नमाज पर कुरान शरीफ खोले बैठा था। इसका रुख पर्दे की तरफ ही था। मैंने जाते ही कहा, हम मुसलमान हैं, पुलिस हमारे पीछे लगी है, बाद में हम सब कुछ बता देंगे, इस वक्त हमें बचा ले। ये कोई बात नहीं थी कि वह शख्स हम पर एतबार करके हमें पनाह दे देता। मगर जाने इस बुजुर्ग के दिल में क्या आई कि जल्दी से उठकर हमें सामने वाले कमरे में जाने का इशारा किया और खुद चप्पल पहनकर जिस दरवाजे से आए थे इस तरफ चल दिए। हम कमरे में घुस गए। ये छोटा सा स्टोर था जिसका रोशनदान इस तरफ खुलता था जिस तरफ से हम भाग कर यहाँ दाखिल हुए थे। बाहर पुलिस के सिपाही दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। ये वही गिराज के साथ वाला दरवाज़ा था जिसमें दाखिल होने के बाद मैंने कुंडी लगा दी थी। अब हमें पुलिस के किसी सिपाही या इंस्पेक्टर की इस बुजुर्ग से बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। वो सिन हाली में बातें कर रहे थे। बाद में पुलिसवाली ने मुझे बताया कि वो पुलिस इंस्पेक्टर था और इसने मुसलमान बुजुर्ग से पुलिस इंस्पेक्टर ही कहकर अपना तारुफ करवाया था और पूछा था कि अभी अभी एक आदमी और औरत भाग कर आए हैं, वो पुलिस को मतलूब है। इसके जवाब में बुजुर्ग ने कहा था कि अंदर तो कोई नहीं आया, लेकिन मैंने ऊपर से एक आदमी और औरत को गैराज की छत से दूसरी कोठी में कूदते ज़रूर देखा है। उन्होंने पतलूने और बुश शर्ट पहन रखी थी। इस पर पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने सिपाहियों को चिल्लाकर कहा कि दूसरी कोठियों का मुहासरा कर लो, वो यहाँ से भाग कर नहीं जा सकते। जब हमें पुलिस के सिपाहियों के बाहर की तरफ भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो किसी कदर इत्मीनान सा हो गया। मगर एक बात यकीनी थी कि हमें मुहासरे में ले लिया गया था। हम इस कोठी में भी महफूज नहीं थे। चंद लम्हों में वो बुजुर्ग आ गए। उन्होंने स्टोर का दरवाज़ा खोलकर मुझे और पोशाली को गहरी नज़रों से देखा और भारी आवाज़ में पूछा, तुम लोग कौन हो? सुर्ख सफ़ेद चेहरे वाले बुजुर्ग टिकटिकी बांधे हमें तक रहे थे। बाहर कोलंबो पुलिस इर्द गिर्द की सारी कोठियों को अपने मुहासरे में ले चुकी थी। कोठियों की लाइन में वो टैक्सी भी यकीनन खड़ी होगी जिसमें फ़रार होकर हम इस मुसलमान बुजुर्ग की कोठी में घुस आए थे और उन्होंने हमारी खातिर झूठ बोलकर इस कोठी से बाहर भेज दिया था। अब वो स्टोर का दरवाज़ा खोले हमारे सामने खड़े थे। मैंने एक फ़र्ज़ी कहानी जहन में गढ़ ली। अपने मिशन में न जाने कितनी बार मुझे इस किस्म की फ़र्ज़ी कहानियाँ घड़नी पड़ी थी। मैंने पोशाली की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी बीवी सलमा है। मेरा नाम शमशीर अली है और मैं मद्रास शहर का रहने वाला हूँ। हम दोनों वहाँ एक इस्लामी दरसगाह में बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारी शादी को 2 महीने हुए हैं। हम छुट्टी लेकर सैलून की सैरो सियाहत करने यहाँ आए थे। स्टेशन के पास एक होटल में ठहरे हुए थे। आज सुबह सुबह समंदर में सूरज तुलू होने का मंजर देखने होटल से निकल कर पैदल ही सड़क पर जा रहे थे कि पुलिस ने हमें ये कहकर पकड़ लिया कि तुम दोनों बदमाश हो और हशीश स्मगल करते हो। उन्होंने हमारे पासपोर्ट भी छीन लिया और ज़बरदस्ती थाने ले गए। आप तो जानते हैं कि इस्लामी स्कूल में पढ़ाने वाले शरीफ मियाँ बीवी के लिए ये किस कदर बदनामी की बात है। हमने इन्हें बहुत कहा कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं और सैरो सियाहत की गर्ज से आए हैं, मगर पुलिस ने हमारी एक न सुनी। बस यहाँ चौक में आकर हमें मौका मिल गया। एक टैक्सी खाली खड़ी थी, हम इसमें बैठकर भाग निकले, लेकिन आगे गली बंद थी। क्या करते? आपकी कोठी में घुसाए खुदा ने हमारी मदद की और आपने हमें पुलिस से बचा लिया। बस ये हमारी दर्द भरी कहानी है। ये सारी फर्जी कहानी मैंने तामिल ज़ुबान में बयान की। चूँकि बीच में मुसलमान बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाते जा रहे थे, इसलिए मुझे सबूत मिल गया कि वो तामिल ज़ुबान समझते हैं। मेरी कहानी सुनने के बाद वहीं हमें कोठी के एक कमरे में ले आए जहाँ 2 पलंग बिछे हुए थे। एक सोफ़ा सेट भी पड़ा था। उन्होंने हमें बैठने का इशारा किया और बाहर निकलते हुए तामिल ज़ुबान में कहा, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। जब वो बुजुर्ग चले गए तो पुशाली मुस्तरब लहजे में बोली, कहीं ये शख्स पुलिस को खबर तो नहीं कर देगा? मैंने कहा, अगर इसे पुलिस ही को इतला देनी होती तो हमें पुलिस से क्यों बचाता? मेरा दिल कहता है कि इसने हमारी फर्जी कहानी को सच समझा है। देखो क्या होता है, हम यहाँ से निकल भी तो नहीं सकते। बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस है। पुलिस ने अपनी मदद के लिए ताज़ा नफरी भी मंगवा ली होगी। खुशहाली ने मायूसी से सर झुका लिया। तुम जानो, मुझे तो लगता है कि ये शख्स हमें पुलिस के हवाले करने वाला है। थोड़ी देर बाद मुसलमान बुजुर्ग वापस आ गए। उन्होंने एक छोटी सी गोल ट्रे उठा रखी थी जिसमें डबल रोटी की स्लाइस, अनानास के कतले और चाय थी। ट्रे गोल तपाई पर रखते हुए बुजुर्ग ने कहा, मैं यहाँ अपने बड़े लड़के के पास रहता हूँ। वो अपने बच्चों को लेकर छुट्टी पर कनाडा गया हुआ है। तुम नाश्ता करो। और इस बुजुर्ग ने पोशाली की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारी बीवी अभी तक खामोश क्यों है? मैंने फ़ौरन कहा, यह श्रीनगर की रहने वाली है, सिर्फ कश्मीरी और थोड़ी थोड़ी उर्दू ज़ुबान ही बोल सकती है। पोशाली ने बुजुर्ग की तरफ देखकर खासिल मशक़ी अंदाज में अदाब किया और टूटी फूटी उर्दू में बोली, मैंने थोड़ी थोड़ी उर्दू सीख ली है। वो अब मेरी तरफ मुतवज्जा हुए कहने लगे, तुम्हारा बयान सच्चा है या झूठा मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। तुम मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूँ। तुमने मुझसे पनाह मांगी है। इस वक्त मैं अल्लाह की किताब के सामने बैठा था। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें पनाह दूँ, लेकिन तुम ज़्यादा देर यहाँ नहीं ठहर सकोगे। मेरा बेटा एक ज़िम्मेदार सरकारी अफसर है, इसकी यहाँ बड़ी इज़्ज़त है। अगर पुलिस को पता चल गया कि हमने एक जोड़े को अपने यहाँ पनाह दी है तो इनकी नज़र में मुजरिम है, तो मेरे बेटे की नौकरी ख़तरे में पड़ जाएगी।
मैंने इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हम भी आपको किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहते। आपने हम पर बड़ा एहसान किया है। पुलिस के हटते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। बुजुर्ग ने चाय की प्याली में चमचा हिलाते हुए कहा, पुलिस अभी यहाँ नहीं हटेगी। आप लोग यहाँ नए नए आए हैं, आपको खबर नहीं है कि यहाँ की पुलिस ने यहाँ मनशियात के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। जिस पर इससे मनशियात की स्मगलिंग का ज़रा सा भी शक हो जाता है, पुलिस इसका पीछा नहीं छोड़ती। मैंने चाय का कड़वा गूंद लिया और बोला, क्या आप हमें इतनी इजाज़त देंगे कि हम रात होने तक यहाँ छुपे रहें? रात के अंधेरे में हम खुद ही यहाँ से किसी तरफ निकल जाएंगे। वो बोले, ये बात हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। पुलिस ने तुम लोगों को हमारी कोठी से निकलते देख लिया तो मेरे बेटे का नाम मुश्तबा लोगों की फहरिस्त में आ जाएगा। मैं चुप हो गया। बुजुर्ग भी खामोश हो गए। लगता था कि वो कुछ सोच रहे हैं। ज़रा खामोशी के बाद बोले, कोठी में 2 नौकर काम करते हैं, वो इस वक्त भी कोठी में ही है। मैं नहीं चाहता कि उन्हें तुम्हारी भनक भी पड़े। फिर उन्होंने चाय की प्याली मेज़ पर रखी और उठ खड़े हुए। तुम दोनों इसी कमरे में रहना, बाहर मत निकलना। मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। ऊंची आवाज़ में भी बात मत करना। बाथरूम या सामने है। इस अरसे में मैं कुछ सोचता हूँ कि तुम्हें यहाँ से कैसे निकाला जा सकता है। वो चले गए तो पुशाली ने मेरी तरफ देखा। मैंने आहिस्ता से कहा, फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। ये शख्स दयानतदार और सच्चा मुसलमान है। चंद लम्हों के बाद दरवाजे पर ताला लगाने की आवाज़ आई। मैंने कमरे का जायज़ा लिया। इसमें कोई खिड़की नहीं थी। ऊपर दीवार के साथ 2 रोशनदान ही थे जिनसे ताज़ा हवा अंदर आ रही थी। हमने मज़े से नाश्ता किया और सरगोशियों में बातें करने लगे। फिर हम बारी बारी गुस्ल करके ताज़ा दम हो गए। दोपहर में बाहर दरवाजे का ताला खुलने की आवाज़ आई। वही बुजुर्ग अंदर आए। कहने लगे, मैंने दोनों नौकरों को मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदने के लिए भेज दिया है। वो 1 घंटे से पहले नहीं आएंगे। आओ दूसरे कमरे में चलकर खाना खा लो। दूसरे कमरे में मेज़ पर खाना लगा हुआ था। बड़ा पुरतकल्लुफ़ खाना था। चावल, मछली का सालन और मछली ही के कबाब थे। हमने मज़े से खाया। खाने पर इस बुजुर्ग ने बताया कि वो बदायूं के रहने वाले हैं। इनके बेटे ने कोलंबो में एक सिनहाली औरत से शादी कर ली थी और फिर यहीं आबाद हो गए। अब वो साल में 6 माह बदायूं से अपने बेटे के पास आकर गुजारते हैं। ये मैंने एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ये मेरे खुशकिस्मती है कि आपने मुझ पर एतबार किया और मुझे वो नहीं समझा जो पुलिस समझ रही थी। वो बोले, दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह ही जानता है। मैंने तुम दोनों को सिर्फ मुसलमान समझकर बना दी है। हो सकता है कि अगर मैं इस वक्त कुरान शरीफ ना पढ़ रहा होता तो तुम्हारे बारे में कोई दूसरा फैसला करता, लेकिन अब तुम मेरी पनाह में हो और मैं तुम्हें किसी ऐसे तरीके से यहाँ से निकालूंगा कि कम अज़ कम इस इलाके में पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ सकेगी। लेकिन इसके एवज़ मैं तुमसे सिर्फ एक बात चाहूँगा और वो ये कि अगर खुदा न खास्ता तुम पुलिस के हत्थे चढ़ जाओ तो किसी सूरत में भी इस कोठी का नाम न ले। मैंने इसे यकीन दिलाया कि अगर ऐसी बात हो गई तो मैं हर किस्म का पुलिस तशद्दुद बर्दाश्त कर लूँगा, मगर इनका जिक्र हरगिज़ नहीं करूँगा। खाने के बाद उन्होंने एक बार फिर हमें बेडरूम में पहुँचा दिया। वापस जाते हुए कहने लगे, दोनों नौकर रात को चले जाते हैं। इसके बाद तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए कोशिश करूँगा। मैं एक बार फिर बाहर से ताला लगा रहा हूँ क्योंकि नौकर आने वाले हैं। रात को 9 बजे नौकर चले जाएंगे। इसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा। ये कहकर बुजुर्ग चले गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद करके बाहर ताला लगा दिया। पेट भरकर खाना खा लिया था इसलिए नींद आ गई। आँख खुली तो दीवार पर लगी हुई घड़ी शाम के 5 बजा रही थी। हमने उठकर मुँह हाथ धोया और वक़्त गुजारने के लिए चांकिया प्लान की बाजियाबी के बारे में गुफ्तगू करने लगे। वक़्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था जिसकी वजह से कुछ नहीं पता चल रहा था कि क्या वक़्त हुआ है। तो एक बार हमें बाहर से अपने मोहसन बुजुर्ग और नौकर की आवाज़ें भी सुनाई दी। थोड़ी देर बाद गाने की धीमी धीमी आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर बाद ये आवाज़ बंद हो गई। हम दोनों तारीख कमरे में चुपचाप बैठे 9 बजने का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ये आवाज़ बंद हो गई। हम दोनों तारीख कमरे में चुपचाप बैठे 9 बजने का इंतज़ार कर रहे थे। सारी कोठी में खामोशी छा गई। दरवाज़ा खुला। रहदारी में जलते बल्ब की धीमी रोशनी गुबार की तरह कमरे में दाखिल हो गई। मुसलमान बुजुर्ग कमरे में खड़े थे। उन्होंने अंदर आते ही दीवार पर बटन दबाकर कमरे की बत्ती रोशन कर दी। दूसरे कमरे में आकर खाना खा लो। वो हमें अपने साथ दूसरे कमरे में ले गए। मेज़ पर खाना सजा दिया गया था। हम खाना खाने बैठ गए। वो कहने लगे, पुलिस ने सारे इलाके को घेरे में लेकर एक एक कोठी की तलाशी ली। मुझसे मोहल्ले के कुछ लोग मिलने भी आए थे कि पुलिस किस सिलसिले में तलाशियाँ ले रही है। मैंने कहा, भाई मुझे तो कुछ मालूम नहीं। कहते हैं कि कोई स्मगलर फरार हो गए। तुम्हारी टैक्सी वो पुलिस स्टेशन ले गए, लेकिन मुझसे पूछने फिर कोई नहीं आया। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।